नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। नमस्कार, आप सभी को प्रणाम। आज की अष्टांग हृदय चिकित्सा स्थान अध्याय 11 सूत्र पठन एवं विवेचन के सत्र में आप सभी का स्वागत है। महेश कुमार जी, सविता पेठे मैडम जी, प्रवीण कश्यप जी, राम अवतार माली जी, मंदाकिनी जी और मैडम वंदना पाठक मैडम जी। हमें लगता है कि आज हम लोगों को स्वयं ही वो करना पड़ेगा, क्योंकि आज मोनिका मैडम है नहीं और शेयर स्क्रीन के द्वारा जो सूत्र यहाँ शेयर होते हैं वो शायद ना हो पाए। तो कौन सा सूत्र किया था? आई थिंक ये वाला 32वां सूत्र हो गया था शायद ना। हाँ, ये जोशी सर 45 से लेके 54 जो शस्त्र कर्म विधि है। हाँ, शस्त्र कर्म में कर्तव्य, आज ये पढ़ना हाँ, है। ये पढ़ लिया था, इसका हिंदी और मतलब वो रह गया था थोड़ा। चलिए मैं दोबारा से पढ़ देता हूँ। शस्त्र कर्म में कर्तव्य। अथातुर अथातुर शुद्धम मिषचकर्षितम अभ्यक्त स्विन्नपुष भुक्तम कृतमंगलम आजानुफलकस्तस्य नरस्यांके विपाश्रितम पूर्वेण कायोनत्तान निक्षणं वस्त्रचुबले ततो स्याकुचे जानु पूर्वरे वाससा दृढ़म सहस्रयं मनुष्येणं बध बधस्याश्वासितस्य च नाभे समन्तादभ्यज ज्यादध दधस्तस्याश्च वामतः मृदित्वा मुष्टिना काम क्राम मेधावदस्मरे अधोगत तैलाक्ते वर्धित नखे तर्जनी मध्य में ततः अदक्षिणो गुदे अंगुल्यो प्रणिधायानुसेवनी असाध्य बलयत्नाभ्याम अस्मरी गुदमेणयो कृतवांतरे तथा वस्ति निर्बलिकम नयात्म उत्पीडयेदंगुलिभ्याम यावद ग्रंथिरिवोन्नतम शल्यम स्यात् सेवनी मुक्त्वा यवमात्रेण पाठयेत् अस्ममानेन न यथा विद्यते सा तथा हरेत् समग्रं सर्पवक्त्रेणं स्त्रीणां वस्तिस्तु पार्श्वगः गर्भाशयश्रयतांसा शस्त्रम् उत्संगवत्यतः न्यसतेदो अन्यथा यासां मूत्रस्रावी व्रणो भवेत् मूत्र प्रसेक क्षण नान्नरस्य अपिचैकदा वस्ति भेदो अस्मरि हेतु सिद्धिम याति नतु विदा। यहाँ बताया है कि ये पूरा शस्त्र कर्म में कर्तव्य सर्जिकल प्रोसेस को समझाया है। कहा है कि पहले आप रोगी को थोड़ा सा स्नेहन करके फिर उसे शोधन कर लें, यानी कि आप जो पूरी शोधन की प्रक्रिया करने के पश्चात शरीर पर अभ्यंग स्वेद देने के बाद रोगी को बिना भोजन दिए, जैसे हम लोग करते हैं, नील ओरली करते हैं, देखा होगा सर्जन नील ओरली करते हैं, फिर मंगल स्वस्ति वचन करके घुटने के बराबर ऊंचे फलक शस्त्र कर्म की टेबल जो आजकल होती है ओटी टेबल पर। अब पुराने जमाने में एनेस्थीसिया नहीं था, तो यहाँ पे बताया कि मनुष्य की गोद में सहारा देकर रोगी की छाती को उत्तान रखते हुए वस्त्र से बनी हुई कपड़ा लपेटकर बनाई गई गोलाकार वस्तु जो घड़े आदि लाने के लिए सिर पर रखते हैं पर बिठाएं, रोगी के घुटने सिकोड़कर कोहनियों में फंसाकर दृढ़ वस्त्र से सहायक मनुष्य द्वारा बांध दें। ये
पुरानी प्रक्रिया है, अब आज के लिए नहीं होती है। फिर रोगी को सांत्वना देकर नाभि के नीचे चारों ओर अभ्यंग करके फिर नाभि के नीचे वाम पार्श्व में मलकर मुट्ठी से दबाएं। ये एक प्रकार से मैन्यूवर है जिससे कि वो पथरी बाहर आ जाए। फिर वाम हाथ की तर्जनी और मध्यमा अंगुली के नख कटवाकर, नाखून अगर नहीं कटे होंगे तो पता चला इंजरी हो जाएगी, तेल से इनको सिद्ध करके सेविनी के साथ साथ गुदा में प्रविष्ट करें। बल एवं प्रयत्न पूर्वक अस्मरी को गुदा और मेहन के बीच में लाकर मूत्राशय को झुर्रियों से साफ एवं छोटा बनाकर पथरियों को दबाएं, जिससे वह ग्रंथि की भांति ऊंचा उठ जाए। फिर सेवनी को जौमात्र पथरी के प्रमाण में शस्त्र से छेदन करें, इंसिजन दें, पथरी टूटने न पाए। इस प्रकार संपूर्ण अस्मरी को सर्प वक्त्र यंत्र से, जो सांप की तरह जो होता है उस प्रकार के यंत्र से बाहर निकालने, आई थिंक होल्ड करके बाहर निकालना है। स्त्रियों में बस्ती के पार्श्व में ही गर्भाशय रहता है, इसीलिए इनमें उत्संग शस्त्र लगाएं, अन्यथा इनमें मूत्रस्रावी व्रण हो जाता है। मूत्र मार्ग का छेदन होने से पुरुषों में भी मूत्रस्रावी व्रण हो जाता है। अस्मरी के लिए एक स्थान पर बस्ती का भेदन सफल हो जाता है, दूसरे स्थान पर भेदन सफल नहीं होता, यानी कहीं पर ये प्रोसेस सफल होती है, कहीं नहीं होती है, ऐसा बताया है। एक प्रकार से ये मैन्यूवर बताएं इसमें। और जो मुझे लगता है कि ये पुरानी जो प्रक्रियाएं थी सर्जरी करने की, यहाँ पर की इंसिजन दे करके शस्त्र कर्म करके जो है वो पथरी को, अस्मरी को बाहर निकाला जाता था, वो यहाँ पे बताया है। और फिर अगला कहते हैं कि विशल्यम उष्णम पानीयम द्रोण्या तब अवगाहेत तथा न पूर्वते अस्त्रीणम बस्ती पूर्णे तु पीड़ेत मेढ़ांत क्षीर वृक्षाम्बु। जब अस्मरी निकल जाए तो कहते हैं गर्म पानी की द्रोणी में रोगी को बिठाएं। इस प्रकार करने पर जो उसको बाद में पोस्ट कोई ब्लीडिंग नहीं हो सकती है, हेमेटोमा नहीं होगा। यदि बस्ती रक्त से भर जाए तो निग्रोधादि क्षीरी वृक्षों के क्वाथ का मेहन के भीतर उत्तरवस्थी देना चाहिए। ये पूरी सर्जिकल प्रोसेस है। मुझे लगता है अष्टांग हृदयकार ने ये सुश्रुत धन्वंतरी संप्रदाय के चिकित्सकों का अधिकार जो है शस्त्र कर्म, उसको समझाया। किसी को कुछ बताना हो तो बता सकते हैं, अगर टीका हो तो पढ़ सकते हैं। जी जी जोशी सर, ये जो द्रोणी में लिटा दें तो ये जो है वो अवगाहन है हुआ। जी और जो ये शीरी वृक्ष के क्वाथ रस से मूत्र मार्ग द्वारा बस्ती प्रयोग करना चाहिए। तो ये जो शीरी वृक्ष का जो दूध होता है, मतलब उसके वृक्षों के क्वाथ रस बोल रहे हैं, या इवन दुग्ध भी जो है वो बहुत ही हीमोस्टेसिस का बहुत अच्छा मैंने इसका प्रमाण देखा था कि किस तरीके से ये जब सारी इमरजेंसी फेल हो जाए और उस समय जो है वो शीरी वृक्ष का जो निर्यास था, मतलब उसको वहां पर लगाने से तुरंत ही जो है ब्लीडिंग रुक गई। तो ये दो काम करता है, एक तो चिपचिपा होता है तो वहां पर जो ब्लीडिंग एरियाज होते हैं उसको वहां पर वो कर देता है, मतलब जैसे हम लोग अग्निकर्म से उसको कर देते हैं ना, रोक देते हैं, तो वहां पर जी उस जी भर देता है। और दूसरा इसकी क्वालिटी ये भी होती है कि हेमोस्टेसिस भी करता है। तो ये जो उन्होंने लिखा है वो करके देखा हुआ है कि शीरी वृक्षों का जो क्वाथ है और जो द्रोणी है वो अवगाहन ही है, क्योंकि काफी उसको रोगी को पकड़ा गया है, पीछे से पकड़ना, ये करना। तो उसके बाद उष्ण जल में लिटाकर उसको एक तो पेन फ्री हो जाएगा, और ऐसा करने से बस्ती में रक्त नहीं भरता। बस इतना ये क्लियर करिए कि बस्ती में अवगाहन करने से रक्त नहीं भरता, ऐसा क्या मतलब हुआ? ये बताया कि चूंकि आपने पहले देखिए, आपने यहाँ बताया है कि मूत्र मार्ग का आप छेदन कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से जब हम इंसिजन देंगे तो हम स्किन जाएंगे, सुपरफिशियल फेसिया, डीप फेसिया, हम काटेंगे, उसको कटेंगे तो वहां रक्तवाहिनियां भी कटेंगी, तो निश्चित है कि ब्लीडिंग होगी। जैसा कि जानते हैं हम लोग, जब भी सर्जरी होती है तो आजकल ड्रेनेज को निकालने के लिए पहले वहां पर एक ड्रेन पाइप डाल दिया जाता है ताकि अंदर कोई ड्रेन कलेक्ट ना हो। उस समय में ये टेक्निक नहीं थी, लेकिन ये सर्जरी करने के दौरान वहां पर भी मूत्राशय में रक्त भरने की संभावना बनी रहती थी। तो इसीलिए जो है वो ड्रेनेज न, एक प्रकार से वो जो रक्त अंदर मूत्राशय में जो इंसिजन के दौरान जो भर जाए, एक तो भरे ही ना, पहली बात तो है आप उसको
गर्म पानी के टब में बिठा दें तो वो नेचुरली वो अवगाहन होगा और बाहर निकल जाएगा। लेकिन अगर भर ही जाए, भाई ऐसा होता है सर्जरी के दौरान, जरूरी नहीं है, आपने देखा होगा ड्रेन पाइप डाल देते हैं, कोई जरूरी नहीं है उस ड्रेन पाइप से ब्लड आए ही या फ्लूड आए ही, कलेक्टिंग फ्लूड कई बार नहीं भी आता है, अगर अच्छे से वहां पे प्रॉपरली अगर कोई आर्टरी या ऐसे कोई ब्लड कैपिलरीज ना कटी हो तो फिर नहीं भी आता है, लेकिन फिर भी ड्रेन डालते हैं वहां पे, नहीं तो सीरियस फ्लूड ही आ जाता है। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि भाई अगर कलेक्ट हो भी जाता है तो फिर आप उसको रोकने के लिए, अभी जैसा वंदना मैडम ने बताया कि आप ग्रोधादि शीरी वृक्षों के क्वाथ को उत्तर बस्ती के माध्यम से पहुंचाएं अंदर की तरफ, ये इसमें बताया है। तो इसका जी उद्देश्य यही है, ये सर्जिकल प्रोसेस है। पुराने जमाने में टेक्निक्स थोड़ी अलग थी, उस समय दौरान जो है हर चीज को मैन्यूवर करके करते थे। आप देखिए ना, आजकल तो सीधे एनेस्थेटाइज करते हैं, रोगी को पता ही नहीं चलता। और यहाँ तो बताया कि पहले उसको अभ्यंग करो, फिर स्वेदन दो, स्वस्ति वाचन करो, घुटने के बराबर शस्त्र कर्म की ऊंचाई वाले जो है उस टेबल पे गोद में सहारा देकर उसकी छाती को चित्त रखते हुए फिर कपड़ा लपेट कर उसको, फिर घुटने को सिकोड़ कर, फिर उसी घुटने को कोहनियों में फंसा कर, इतनी सारी चीजें हैं। उसको बीच में डर भी लगेगा तो निश्चित है कि सांत्वना भी दें, आप ढाढ़स भी दें। पर आजकल तो सीधे व्यक्ति लोग जनरल एनेस्थीसिया या स्पाइनल एनेस्थीसिया में चला जाता है, उसको पता ही नहीं चलता, इसमें जीएमए ही करते हैं। और फिर हाँ ये जरूर है कि ये एक चीज ये जरूर बताया है इसमें कि नाभि के नीचे चारों ओर अभ्यंग करके और नाभि के नीचे बाम पार्श्व में मलकर मुट्ठी से दबाएं। अच्छा, ये मैन्यूवर हो सकता है कि करने से जो पथरी है वो नीचे आ जाएगी और फिर हम उसको फोर्स डायलिसिस से बाहर निकाल सकते हैं, पानी पिला के या फिर और कोई ऐसे द्रव्य देके, समान औषधियां देके। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर असमरी कहीं ना कहीं वो बीच में रह जाएगी तो फिर आप शस्त्र से छेदन करें, और ये भी यहाँ पे बताया गया। तो ये उस समय के हिसाब से चीजें हैं और ये उसी समय के हिसाब से कॉम्प्लिकेशंस को मैनेज करने के तरीके भी बताए हैं। किसी को और जी, और इसमें शोधन शोधन की प्रक्रिया भी पहले करने के लिए बताई है जी, कि शोधन वुमेन करने की रिलेटेड प्रक्रिया शायद मुझे इसीलिए लगता है क्योंकि स्वाभाविक रूप से यहाँ पर शोधन का उद्देश्य जो है वो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि रोगी, आगे पढ़िएगा ऊपर वाली लाइन से, में ऊपर में, अथातुरम स्निग्धस्य शुद्धम मिश्र कर्षितम, यानी कि कहीं ना कहीं वो शोधन के बाद हम जानते हैं कि संसर्जन क्रम में हम लघु आहार देते हैं और बाद में यहाँ पर तो आहार ही अभक्तम स्विन्नव स्पूष्यम भक्तम कृत मंगलम, यानी फिर बाद में नील ओरली करने की बात की, यानी पहले शोधन करें फिर उसको लघु आहार पे रखें और फिर एकदम निराहार कर दें और फिर इस प्रोसेस को अपनाएं। इसका जहां तक ये है उद्देश्य, ताकि निश्चित रूप से हो सकता है कि जो शोधन करने से और ये प्रक्रिया करने से जो पथरी है, जो उसकी जो असमरी है, वो भी अपने स्वाभाविक मार्ग से च्युत होकर के वो मूत्र मार्ग में आ जाती होगी और जिसे सरलता से मूत्राशय से निकालने में आसानी होती होगी। ये इसका कारण रहा वायु होगा। का मार्ग प्रशस्त होगा, अनुलोमन होगा तो बिल्कुल बिल्कुल, जो है क्योंकि वो। हम जानते हैं कि शाखाओं से दोष को हम अगर हम पहले तो हम यहाँ पे स्विन्न करते हैं, उसको स्निग्ध करते हैं, तो निश्चित रूप से शाखाओं से दोष जब कोष्ठ में आ जाते हैं तो निश्चित है कि असमरी भी जो है अपने स्थान से बाहर निकल के वो अपने निर्हरण वाले मार्ग यानी मूत्र मार्ग में आएगी, ब्लैडर में आएगी, और ब्लैडर से आपने उसको यहाँ पे वो पथरी जो है, मेरे को लगता है कि ज्यादा बड़ी साइज, छोटी वाली साइज की पथरी जो है वो तो ऊपर शर्करा की भांति चूरी चूरी होकर के निकल जाएगी, लेकिन कुछ पथरियां ऐसी होती है जो नहीं निकल पाती है, तो उनमें फिर बोला है कि आप इस प्रकार से जो है शस्त्र कर्म करके उसको बाहर निकालें। तो इसका मतलब जो चीज है ये हुआ कि अगर हमारे पास अश्मरी के पेशेंट आते हैं तो कोशिश हम लोग करें कि उनको पहले उनके शोधन प्रक्रिया करके तब शमन स्टार्ट करें, और उस शमन औषधि के दौरान अगर अश्मरी निकल जाती है तो उसमें हमको बहुत हेल्प मिलेगी। शोधन जी प्रक्रिया के जी, बाद अगर और एक और इसका अर्थ है मैडम जो मैं समझता हूँ, अगर इन सब करने के बाद भी पथरी नहीं निकलती है तो उस रोगी को अपने पास ना रखें और उसे शस्त्र कर्म हेतु शल्य तंत्र के विशेषज्ञ के पास भेज दें। जी क्यों, रेफर कर देते हैं। क्योंकि ये जी अष्टांग हृदय कार ने बताया है, और जो कि अष्टांग हृदय, मुझे लगता है कि जब ये ग्रंथ लिखा गया था तो वो अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदय के समय में बुद्ध काल प्रिडोमिनेंट था, यानी कि उस वक्त शस्त्र चिकित्सा को बड़ा निकृष्टतम माना जाता था और अहिंसा का बड़ा प्रचार प्रसार था। लेकिन उस स्थिति में भी अष्टांग हृदय कार ने ये यहाँ ऊपर आप अगर ऊपर पढ़ेंगे तो
43वां सूत्र जो है वो राजाज्ञा, यहाँ साफ साफ लिखा है, पढ़िए 43वां सूत्र शायद पढ़ लिया होगा आपने। सिद्ध जी। रूप कर्मे भिन्न स्वेच्छांतस्ते तथाभिषकः इति राजानम अपृक्ष्यं शस्त्रम साध्य वचारयेत् अक्रियायाम ध्रुवो मृत्यु क्रियायाम संशयो भवेत् निश्चित चापि वैद्यस्य बहुशः सिद्ध कर्मणा। यहाँ पे बोला है कि आपने जो सब कुछ कर लिया, ऊपर जितना भी बताया है सब किया आपने, और उसके बाद भी आप लग रहा है ठीक नहीं कर पा रहे हैं, तो कहा गया है कि वैद्य राजा से आज्ञा लेकर, देखिए कितना उस समय में स्ट्रिक्ट था, आप डायरेक्ट सर्जन के पास नहीं जा सकते थे, आपको पहले एडमिनिस्ट्रेटर से परमिशन लेनी पड़ती थी, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर तो था सर्जन्स को हिंसक मानता था, क्योंकि एनेस्थीसिया नहीं था। तो इसमें लिखा है आगे कि आप राजा से परमिशन लीजिए और फिर शस्त्र के जो विज्ञ हैं उनके पास जाइए। क्यों? आगे कहते हैं अक्रियायाम ध्रुवो मृत्यु क्रियायाम संशयो भवेत्, क्योंकि अब उस समय में चूंकि ये प्रोसेस जो सर्जरी की थी वो अब कह रहे हैं कि भाई इतना सब कुछ करने के बाद भी नहीं निकला है, अब तो ये तो निश्चित है कि अब संशय आपके मन में तो आ ही गया है। तो अक्रियायाम ध्रुवो मृत्यु, यदि आप कुछ नहीं करेंगे तब भी जो है वो मृत्यु के उसमें जा सकता है, और क्रियायाम संशयो भवेत्, आप करेंगे तो भी संशय है, तो बेहतर है कि आप राजा से आज्ञा लेकर उसको सर्जन के पास भेज दें। ये बड़ा अच्छा है यहाँ पे, इससे पुराना थोड़ा सा हमें इतिहास जो है वो भी समझ में आता है। जी मैडम। ठीक है। देखिए ना, ये पूरा सूत्र जो है बताता है कितना एडमिनिस्ट्रेशन का कंट्रोल था। आज तो आप कुछ नहीं है, हमसे दिखाएंगे आप आयुर्वेदिक चिकित्सक से, आपको समझ में नहीं आएगा, आप डायरेक्ट चले जाएंगे सर्जन के पास और सर्जरी करा लेंगे। पर उस समय में सर्जन्स के पास जाने के लिए भी जो उस वक्त के एडमिनिस्ट्रेटर थे, जो तत्कालीन जो प्रशासकीय वर्ग था, उससे बिना अनुमति के आप सर्जन के पास नहीं जा सकते थे। मुझे लगता है मैडम इसके पीछे कारण ये रहा होगा कि जो अभी हमने सर्जिकल प्रोसीजर पढ़ा, इस प्रोसेस में डेथ भी होती होगी, निश्चित है मृत्यु होती होगी। और जो जिस तरह से बता रहे हैं कि आपने उसको घुटने मोड़ करके, उसको दबा करके, फिर उसकी बाईं तरफ जो है वो प्रयत्न पूर्वक अस्मरी को फिर नीचे लाएं, फिर दबाएं, अब वो आधा मरीज तो वैसे ही घबरा जाएगा, फिर उसके बाद आप जो है उसको छेदन कर रहे हैं, फिर बिना एनेस्थीसिया के। कहीं पर ये नहीं बताया गया कि आप उसे पहले जो संज्ञाहार द्रव्यों का कहीं उल्लेख नहीं है, केवल प्रोसीजर बताया है। तो और फिर ये भी बताया है कि अगर आपने कुछ इसमें लिखा है कि स्त्रियों में बस्ती के पार्श्व में गर्भाशय रहता है, इसीलिए उत्तान शस्त्र लगाएं, नहीं तो इनमें मूत्रस्रावी व्रण हो जाता है। मूत्र मार्ग का छेदन होने से पुरुषों में भी मूत्रस्रावी व्रण हो जाता है, यानी कहीं ना कहीं जो है अंदर जो है वो वुंड का फॉर्मेशन या कहीं ना कहीं इन्वेजिव अल्सर्स का फॉर्मेशन हो जाता होगा। आज भी होता है, ऐसा नहीं, कॉम्प्लिकेशंस ऑफ सर्जरी आज भी होती है मैक्सिमम, इसीलिए सर्जरी। अच्छा, आज भी देखिए मैडम कि आज भी अगर हम सर्जिकल प्रोसीजर कराते हैं तो एक कंसेंट हमसे लिया जाता है, यानी कि उस जमाने में राजा क्या था, जो कि राजा के कंट्रोल में थे, आज उसके पेरेंट्स से एक लिया जाता है, पूरा आज्ञा ली जाती है कि भाई हम जो भी प्रोसीजर करेंगे इसमें अगर कोई ऊंच नीच हुआ तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो मूल रूप से उसी का रिवाइज जो है या एक प्रकार से इम्प्रोवाइज्ड फॉर्मेट आज भी हमको सर्जिकल प्रोसीजर में देखने को मिलता है, और आज भी सर्जरी के कॉम्प्लिकेशंस तो होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये कोई और कुछ बताना हो तो बता सकते हैं, ये पूरी सर्जिकल प्रोसेस के बारे में बताया है इसमें। जी, अगर कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं 56, 57 और 58वां सूत्र, क्योंकि ये भी उसी से संबंधित है। कौन पढ़ेगा ये? अगर आपके पास अष्टांग हृदय मैडम तो आप ही पढ़ दीजिए, वंदना मैडम। जी, सविता मैम आप पढ़ेंगे क्या? कविता मैडम आप पढ़ दीजिए। प्रणाम कुमार सर, प्रणाम मैम मेरे पास इधर बुक नहीं है, मैं मुंबई में हूँ, तो कोई बात नहीं, चलिए मेरे पास है पुस्तक, मैं पढ़ देता हूँ, नहीं तो और किसी के पास है तो पढ़ सकते हैं। नहीं, मेरे पास है। मैं तो आप पढ़िए मैडम, आप पढ़िए। जी जी जी। मूत्र संशुद्धये ततः कुर्यात् पुरस्य सौहित्यं मध्वाज्यायक्त व्रणः पिबेत् द्वौ कालौ सघृतां पोषणां यवागुं मूत्रशोधनये त्वयः दशाः पयसा गुणाद्वये न अल्प मोदनं भुंजी तीव्रोर्धं फला अम्लेश्च रसे जांगल चारिणाम। तो इसका मैं हिंदी में यहाँ से पढ़ देती हूँ, पढ़ दीजिए। उसके बाद आप और क्लियर कर दीजिएगा। उसके बाद मूत्र की शुद्धि के लिए उस रोगी को पर्याप्त
इच्छा अनुसार गुड़ खिलाएं और उस व्रण पर मधु घृत को आपस में मिलाकर उसका लेप करें। फिर मूत्र शोधक, गोखरू आदि औषधों के क्वाथ रस से तैयार की गई घृत मिश्रित गुनगुनी यवागु को भोजन के दोनों समयों में 3 दिन तक पिए। इसके बाद गुड़ मिश्रित दूध के साथ 10 दिन तक थोड़ा थोड़ा भात खिलाएं। उसके आगे अम्ल फलों के रस डालकर खट्टे किए हुए जांगल देश में घूमने वाले पशु पक्षियों के मांस रस के साथ इच्छित भोजन कराएं। जी जी। जोशी। तो मैडम ये अभी हमने इससे पहले बताया कि आप कैसे सर्जिकल प्रोसीजर करें। सर्जरी के बाद पोस्ट ऑपरेटिव प्रोसीजर में अभी चर्चा हुई कि आप रोगी को अवगाहन करें। फिर अवगाहन करने के बाद, क्योंकि इन सभी प्रोसीजर्स में कई बार चांसेस होते हैं कि जो है कलेक्शन ऑफ ब्लड जो है वो ब्लैडर में हो सकता है, तो फिर आपने नगरोधादि वृक्षों के क्वाथ का आपने उत्तरवस्ती के रूप में प्रयोग करना है। अब कहते हैं कि आपने सब कर लिया, तो पोस्ट ऑपरेटिव अब आपकी सब कुछ सही हो गया, आपका एवरीथिंग आपने मैनेज कर लिया, सब कुछ ठीक है, कॉम्प्लिकेशंस भी नहीं हुए, रोगी में भी कोई ऐसा कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ, तो आगे कहते हैं कि अब आपने जो उसका मूत्र है, मूत्र मार्ग है, मूत्रम संशुद्धेततः, यानी कि आप मूत्र का शोधन करें। कैसे करें? पूर्याद गुड़स्य सौहित्यम मध्वा याक्त व्रण पिबेत। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहा है कि चूंकि आपका मरीज जो था, पहले आपने शोधन किया उसका, फिर आपने उसको लघु आहार पे लाके फिर ओरली आपने नील करके आपने फिर पूरी प्रोसीजर करी। प्रोसीजर करने के बाद अब जो है निश्चित रूप से इतने दिन से उसने खाना भी नहीं खाया है, पूरा 1 दिन तो लग ही गया होगा उसमें, 1 या 2 दिन आपने उसको, अब आजकल तो ड्रिप मेथड से जो है वो चला देते हैं, बाहर से हम मरीज का जो भोजन है वो पूर्ति होती रहती है उसकी। अब उस समय तो ये चीज थी नहीं, पर कितनी बढ़िया चीज थी कि उस समय भी देखिए ध्यान रखा जाता था कि गुड़, आज भी देखिए आपकी जो है वो डेक्सट्रोज देते हैं या फिर डीएनएस देते हैं, डेफिनेटली कह रहे हैं कि भाई आप उसको क्या करें, तो गुड़त सौहित्यम मध्य व्याप्त व्रण पिबेत, गुड़ को पेट भर खिला दें उसको, यानी मीठी चीज खिलाएं। और फिर जो व्रण है, जहां पे आपने इंसिजन लगाया है, बाहर से छेदन किया है, उसको कहते हैं कि घी और मधु से अभ्यक्त करें, यानी घी और मधु का वहां पर लेपन करें व्रण के लिए, व्रण को वहां पर। और आगे कहते हैं इसमें साफ साफ लिखा है कि दो कालो सघृताम कोष्णाम यवागु मूत्र शोधने, यानी कि आप उसको इस प्रकार से मूत्र शोधक द्रव्य जो है, हम जानते हैं कि ककाराष्टक वर्ग के द्रव्य जो है वो मूत्रल होते हैं, मूत्र शोधन करते हैं। खीरा है, ककड़ी है, कुष्मांड है, गोखरू है, इनसे जो बनाई हुई यवागु है उसको कहते हैं कि घी के साथ हल्का सा घी का उसमें छौंका लगाते हुए कहते हैं गुनगुना, उसे कम से कम लिखते हैं ये कि कम से कम 3 दिन, त्रयम दसाहम पयसा गुड़ाढ़ अल्प मोदनम, यानी आप 3 दिन लें, फिर 10 दिन तक प्रचुर गुड़ वाले दूध के साथ थोड़ा सा उसको चावल खिलाएं, लिख रहे हैं इसमें। और आगे लिखते हैं कि क्यों भाई, और आगे इसमें क्योंकि भाई आप निश्चित रूप से उसको धीरे धीरे नॉर्मल डाइट पे लाएंगे, एकदम से तो आप उसको एकदम नॉर्मल डाइट पर नहीं लाएंगे, तो धीरे धीरे आप उसे चावल खिलाएं। फिर आगे कहते हैं भुंजितो ऊर्ध्वम फलामलश्च रसे जांगले वारिणम, और अगर आपको रोगी आपका जो है वो नॉन वेजिटेरियन है, पहले यहाँ पे इससे साबित होता है कि पहले ये जो हमारे जो शास्त्र है, कई लोग इसको रिलीजन से जोड़ते हैं, चरक संहिता हमारा जो है हिंदुइज्म को प्रमोट करता है, तो फिर हमारे यहाँ तो फिर मांस का सेवन निषिद्ध होना चाहिए, पर कई जगह पे आप पंचकर्म में देखें वहां पे भी जो है वो संशोधन क्रम में मांस रस का दिया है। यहाँ पर भी देखें आप कि भाई आप उसको खट्टे फलों से या जांगल प्राणियों से ये मांस रस से जो प्रसिद्ध चावल को खिलाएं, यानी कहीं ना कहीं सर्वदा सर्वभावानाम सामान्यम च वृद्धि कारणम, जब आपने उसको जो है इंसिजन दिया, छेदन किया, तो निश्चित है कि आपने मांस को भी काटा है, मांस क्षय भी हुआ है वहां पे, उसको हीलिंग को प्रोसेस को बढ़ाने के लिए यहाँ पे मांस रस से सिद्धित चावल को खिलाने की बात की गई है। तो अब ये उस समय का हिसाब किताब है जब जो है वो एक प्रकार से अहिंसा का बहुत प्रचार प्रसार हो रहा था, उस समय भी ये बातें हमारे शास्त्र में मेंशन्ड है कि, तो इसका मतलब है कि कितना खतरनाक सिचुएशन रहा हुआ इन लोगों के लिए
इन लोगों के लिए प्रैक्टिस करना कितना खतरनाक रहा होगा। एक तो इंसिजन देना है, एनेस्थीसिया नहीं है, ऊपर से पोस्ट ऑपरेटिव मेजर्स में आप बता रहे, डाइट प्लान में आप मांसरस बता रहे। तो निश्चित रूप से जो कहते हैं ना कि इन धन्वंतरी अधिकार वाले चिकित्सकों को उस वक्त बहुत निकृष्टतम मारा जाता था, इनके शास्त्रों के को बड़ा ही मतलब प्रमोट नहीं किया जाता था राजा के द्वारा, यानी उस समय जो एडमिनिस्ट्रेटर थे उसके पीछे कारण यही था। रोगी एक तो चिल्लाते होंगे, कराहते होंगे, कॉम्प्लिकेशंस होते होंगे, पोस्ट ऑपरेटिव मेजर्स में भी कह रहे हैं कि मांसरस खिलाओ, भात चावल के साथ से जांगल प्राणियों का शिकार भी करते होंगे। तो मुझे लगता है कि इसी वजह से ये हमारी जो प्रोसीजर्स है ये बहुत, आज भी करते वही प्रोसीजर है, वही छेदन। आज भी आप देखें तो छेदन, भेदन, ऐशन, आहरण, विश्रावण और सीवन जो मूल टेक्निक है वो आज भी वही है, लेकिन उससे पहले एनेस्थीसिया का जो टेक्निक है वो डेवलप हो गया और आज रोगी को पता भी नहीं चलता और उसकी सारी प्रोसीजर हो जाती है। तो इस पे हम लोगों का क्या काम नहीं हुआ, और चूंकि राजा की तरफ से उसको सपोर्ट नहीं मिला उस समय में, अगर सपोर्ट मिला होता तो शायद एनेस्थीसिया भी डेवलप हो गया होता। किसी को और कुछ बताना हो तो बता सकते हैं। उसके बाद अगला सूत्र है व्रण प्रक्षालन कैसे करें, तो ये भी पढ़ लेंगे हम। ये इसका व्रण प्रक्षालन का जो सूत्र है ये हमें और भी व्रणों के लिए काम आएगा, और भी जो हमारे पास व्रण है उसमें भी हम उसका योग कर सकते हैं। कोई और कुछ बताना चाहें, कोई यहाँ पे सर्जन हो अगर आयुर्वेद के, तो वो इस पे अपनी टिप्पणी जरूर दें। जिन्होंने एमएस किया हो आयुर्वेद में वो इसमें कुछ बता सकते हैं, अपना एड ऑन कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हैं कोई, पहले तो थे यहाँ पे, अभी सुबह सुबह शायद नहीं आ पाते हैं। मैडम अगला सूत्र कौन पढ़ेगा फिर? ये व्रण प्रक्षालन विधि। आज हम इस चैप्टर को खत्म ही कर देते हैं क्योंकि इसमें सारी सर्जिकल प्रोसेस की ही बात है जी। कोई और पढ़ना चाहेंगे? 3 मिनट है हमारे पास। श्वेता जी, विनीता मैडम जी, महेश जी, जगीर जी, मंगला मैडम जी, स्मिता जी, कोई पढ़ेंगे आप? विनीता जी जी सर। पढ़िए आप, व्रण प्रक्षालन की विधि पढ़िए, फिर हम इसको समाप्त करेंगे जी। 59 नंबर सूत्र पढ़ना है आपने। 59 जी सर। क्षीरी वृक्ष कषायेण व्रणं प्रक्षाल्य लेपयत प्रपौंडरीकं मंजिष्ठा यष्ट्वा नयनौषधे व्रणाभ्यंगे पचेत तेलम अभिरेव निशान्विते। निशान्विते व्रण चिकित्सा। पढ़ व्रण दीजिए। घाव को बरगद आदि क्षीरी वृक्षों के छालों के क्वाथ रस से प्रतिदिन धोकर पोंछकर उस पर निम्नलिखित द्रव्यों द्वारा पकाए गए व्रण रोपण तेल को लगाएं। औषध द्रव्य प्रपौंडरिक, मंजीठ, मुलेठी एवं पठानी लोथ के कल्क का लेप करें तथा इन्हीं द्रव्यों के साथ हल्दी को मिलाकर इनसे तैयार किए गए तेल को व्रण में प्रयोग करें। वाह, यानी यहाँ पर अब यहाँ पे जैसे हम लोग अब ड्रेसिंग करने के लिए जब सर्जिकल प्रोसीजर हो जाता है तो फिर ड्रेसिंग होती है रेगुलरली, तो यहाँ पर व्रण प्रक्षालन, देखिए सारी प्रोसीजर वही है, आज भी वही होती है। एक ही प्रोसीजर मिसिंग है, दैट इज द संज्ञाहरण। तो संज्ञाहरण पे काम नहीं हुआ, तो व्रण प्रक्षालन के लिए यहाँ बता रहे हैं, ये भी मैडम ने बताया था, ऊपर भी बताया है कि क्षीरी वृक्षों के कषाय, निश्चित रूप से क्षीरी वृक्षों के कषाय, अभी आपने चर्चा की कि वो रक्त स्तंभन भी करते हैं, तो क्षीरी वृक्षों के कषाय यहाँ पर बताया है। उससे व्रण को धोएं, यानी अगर वहां पर कोई किसी प्रकार की ब्लीडिंग हो रही है तो वो ब्लीडिंग भी रुक जाएगी। निश्चित रूप से ये एंटी माइक्रोबियल भी होगा, एक प्रकार से डिसइंफेक्टेंट भी होगा, तो वहां पर सेकेंडरी इन्फेक्शन नहीं होंगे। इसीलिए इसको कहा है कि आप इससे ड्रेसिंग करें, यानी इससे आप व्रण को धोएं। उसमें बताया कौन कौन से द्रव्य आपने लेने हैं और लेपन करने के लिए। फिर वहां पे इस योग का प्रयोग हम अन्य व्रणों में भी कर सकते हैं। ये तो सर्जिकल वुंड के लिए बताया है, लेकिन कहीं पर और भी वुंड हो रहा हो तो वहां पर भी हम इन द्रव्यों का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें पौंडरिक, मजीठ, मुलेठी, पठानी लोथ, इनका पेस्ट बनाकर इनसे लेप करें। आगे कहते हैं प्रपौंडरिक आदि औषधियों, और आगे कहते हैं कि इसमें प्रपौंडरिक मंजिष्ठा यष्टाहन्यन औषधे है, कहते हैं प्रपौंडरिक आदि औषधियां, और आगे कहते हैं कि हल्दी से तेल सिद्ध करके व्रण में अभ्यंग करें, यानी कि हरिद्रा का भी यहाँ पर यूज हम लोग यूज करते हैं। आप सब जानते हैं कि क्यूरक्यूमिन जो है वो काफी अच्छा एंटी माइक्रोबियल एजेंट है, तो हल्दी का प्रयोग तो बहुत समय से किया जा रहा है व्रण के रोपण के लिए। हमारे यहाँ हल्दी वाला दूध तो वैसे भी पिलाते हैं, अगर कोई कहीं फ्रैक्चर हो जाए, कहीं पर कोई व्रण हो जाए, तो निश्चित रूप से
व्रण में उसको अभ्यंग करने के लिए भी लिखा है। तैल सिद्ध होना चाहिए किससे, तो कह रहे हैं इन औषधियों से सिद्ध होना चाहिए जो अभी बताए गए हैं, जिसमें मजीठ है, मुलेठी है, प्रपोंडरिक है, पटानी लोद्र है, और हल्दी से मिलाकर इस तेल को सिद्ध करके इससे अभ्यंग करें उस स्थानीय व्रण में। बहुत बढ़िया बताया। तो 7 और बजे जी अभी हम लोगों ने जो इसके पहले जो पढ़ा था सूत्र, उसमें था ना कि गुप्त विधि से अश्मरी को निकालकर रोगी को ये करने के बाद जब हम उसको इच्छा अनुसार गुड़ खिलावें, हम्म, तो जो गुड़ है उसको, वो वीर्यवर्धक, गुरु स्निग्ध है, वात नाशक है। बिल्कुल और सही। ये जो गुण है वो मूत्र शोधन करने वाला है, और अत्यंत पित्तनाशक नहीं है, लेकिन किंचित जो है वो पित्त को भी नाश करता है, और मेद, कफ, कृमि तथा ये मतलब मेन चीज है कि बल को उत्पन्न करने वाला होता है। जो पुराण गुण है वो लघु है, पथ्य है, और किंचित अभिसंधि है, अग्नि जनक है, पुष्टिवर्धक है, यानी कि वात, और इसमें वात नाशक है। और बिल्कुल सही। सबसे ज्यादा इसमें लिखा हुआ है कि ये रक्त को दोष रहित करने वाला है, यानी कि स्वच्छ करने वाला है। और साथ में जो है वो लिखा है कि कफ, श्वास, कास, कृमि, इनको अगर हम नवीन गुण देते हैं तो वो ये सब चीजें, तो हम लोग ये देख लें कि हम ज्यादातर इसको पुराण जो है वो गुण दें। और गुड़ यदि इसके बाद गुड़ कैसे दिया जाए उसके ऊपर है, बट बेसिकली जो यहाँ इन्होंने यूज किया है तो वो रक्त शोधक और वात नाशन इन जी, दोनों दिया है, और साथ में बल कारक। इन क्योंकि तीन। वात का प्रकोप होने की संभावना बनी रहती है, क्योंकि हमने इंसिजन दे रहे हैं तो एक प्रकार से हम मैनुअली क्षय तो करा ही रहे हैं भाई। हमने सुपरफिशियल फेसिया काटा, डीप फेसिया काटा, फिर हम वहां पहुंचे, फिर हमने अस्मरी को वहां से निकालने के लिए निकाला, तो इन सभी प्रोसीजर में वात के बढ़ने की संभावना पूरी तरह से रहती है, और रक्त दुष्टि होने की भी संभावना रहती है, क्योंकि आप कैपिलरीज कटेंगी। तो इसीलिए अभी मैडम ने बताया कि जो गुड़ का जो गुण है वो है वात का, यहाँ पर वात का मधुर, शमन मधुर करना, होने से वात नाशक और जी। वात समन करना, और दूसरा जो है उन्होंने बताया कि बल्यवर्धक और रक्त का शोधक भी करना। रक्त जो है उनके दूषित होने की संभावना बनी रहती है, तो रक्त शोधन करना भी यहाँ पर इसका निश्चित रूप से इसका प्रभाव है। तो आज के लिए मेरी समझ से बहुत अच्छा रहा हमारा सत्र। हमने जो है ये सर्जिकल प्रोसीजर भी पढ़ा, पोस्ट प्री ऑपरेटिव मेजर्स भी पढ़े, पोस्ट ऑपरेटिव मेजर्स भी पढ़े, और इससे हमारा ये क्लियर कट मैसेज जाता है कि हमें रोगी को जो है अस्मरी के हों चाहे वो गॉल स्टोन के हों, हम अगर सही कर पा रहे हैं तो हमें रोकना चाहिए अपने पास। अगर नहीं कर पा रहे हो तो जो कर सकता है उसके पास भेज दें, यानी कि सर्जन्स के पास आप भेज दें। इसलिए हम लोग कहते हैं नहीं नहीं, हमारे यहाँ क्या, हम सब चीज का इलाज करेंगे। ये बात ये क्लियर करता है कि आचार्यों में भी रेफरल की टेंडेंसी थी। आप गुल्म चिकित्सा में भी देखेंगे तो वहां पर भी ऐसा ही लिखा हुआ है, तत्र धन्वंतरण्याम क्रिया विधो, जो वैद्य तज्ञ हो शोधन में, वेधन में, रोपण में, उसके पास भेजें। और ये यहाँ पर भी ये आया है अष्टांग हृदयकार ने कि भाई आप सर्जिकल, आप एडमिनिस्ट्रेटर से परमिशन लेके सर्जिकल प्रोसेस के लिए भेजें। तो ये बात कतई मैसेज देती है हमारे चिकित्सकों के लिए कि हमारे यहाँ भी रेफरल की टेंडेंसी थी, हम सभी चीज का इलाज नहीं करते थे। और आज यही जाना चाहिए मैसेज कि आपको जो आप इलाज कर सकते हैं उसका करिए। और जो पीजी की तैयारी करते हैं, जो आगे हायर स्टडी की करते हैं, उनके लिए एक सूत्र यहाँ पर है, अक्रियायाम ध्रुवो मृत्यु क्रियायाम संशयो भवेत्। पूछा जाता है कि ये किसके लिए आया है, तो यहाँ पर ये जो है अष्टांग हृदय में ये अस्मरी की चिकित्सा में आया है। उस अस्मरी को जिसको आप शमन और शोधन से नहीं निकाल पा रहे हैं, तो संशय बना हुआ है, नहीं ट्रीट करेंगे तो भी उसकी मृत्यु है, और अगर तो आप बेहतर है कि उसे सर्जिकल प्रोसेस के लिए भेज दें। तो ये बड़ा अच्छा एक, आपको जिनको हायर स्टडी करनी है, क्वेश्चन काफी आता था पहले कि अक्रियायाम ध्रुवो मृत्यु क्रियायाम संशयो भवेत् किसके लिए आया है। तो मैडम यहाँ पे अब समाप्त करते हैं, आप लोगों की आ गया हो तो अब समाप्त करें। आधा घंटे का सेशन था ये हमारा, जी पूरा हो बहुत गया। अच्छा था वक्रैत जी। जोशी सर, इसमें जो हम लोगों ने इसमें लिखा था ना, खट्टे फल जो जी मतलब जी खट्टा जी वो जी दें, जी तो प्रतीकता सा था कि वो जो हमने वहां उसके बाद जो अम्ल रस का प्रयोग किया था, वो हम लोग रुचि उत्पन्न करने के लिए, क्योंकि रोगी को इतना हम लोगों ने दिन लंघन ये सब कराया है, जी जी तो ये बाकू वगैरह जो हम खिला रहे हैं उसमें
जो हमने अम्ल रस का प्रयोग किया है तो उसकी जठराग्नि को दीप्त करने के लिए, और ये और संधान भी करता है ना मैडम, ये जी ये जो हीलिंग प्रोसेस है इसको भी बढ़ाएगा ये जी, क्योंकि जी, खट्टे और फल ये जो है शरीर जी धातुओं को क्योंकि ये तृप्त करता है, जी तो इसलिए यहाँ पर उन्होंने अम्ल रस का जो है वो प्रयोग किया। जी जी, बहुत बहुत बढ़िया, मैडम ने बहुत अच्छा बताया। और भी आप लोगों ने इसमें आप जुड़े सुबह सुबह हमारे साथ इस सत्र में। कल हम अगला सूत्र पढ़ेंगे जो है वो व्रण की स्वेदन की विधि 61। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ हो, आप सबको प्रणाम, नमस्कार।